Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, lanthanide actinides में लास्ट वीडियो के लिए काफी कमेंट मिल चुके हैं, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो हमारी यूनिट है उसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो हम आ गए हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड के पार्ट 11 में और ये लास्ट टॉपिक आपका डील करता है कोऑर्डिनेशन बिहेवियर से। किनका कोऑर्डिनेशन बिहेवियर? आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस का। तो इस वीडियो को वापस हम लोग उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेने वाले हैं। बुक्स हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी, जेडीली और हाउसक्राफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी में वो लिखें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है, जिस सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो आपको समझ में आ रहा है आप वो लिखते चले जाइए, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर है वो हम सबसे पहले लैंथेनोइड का ले रहे हैं, बाद में हम लोग एक्टिनोइड का लेंगे। लैंथेनोइड्स के लिए नंबर 1 ये पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट ये बताता है कि लैंथेनोइड्स का जो कॉम्प्लेक्स बनाने का जो बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, वो काफी ज्यादा कम है। मच लेस टेंडेंसी किन से? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है ना? काफी ज्यादा कम है। क्यों कम है भाई? इनकी क्यों कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तुलना में? क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, जिससे इनका जो पोलराइजिंग पावर है, लिगेंड को जो पोलराइजेशन करते हैं ये, वो पोलराइजिंग पावर इनका कम है। किनका? लैंथेनोइड्स का। किनके कंपैरिजन में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। इन पे स्मॉलर चार्ज है। आपने देखा +4 भी कोई कोई लेंथेनोइड में ही होता है, ज्यादातर में सब में +3 होता है, +4 भी किसी किसी में होता है। और आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो +6 और +5 +7 ये आराम से दिखाते हैं, है ना? +6 दिखाते हैं काफी सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए उनमें चार्ज ज्यादा होता है, इनमें चार्ज कम होता है। और एक तो जानते ही हो आप लोग, हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं इस पॉइंट की, नंबर 3 की, कि जो 4f ऑर्बिटल्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो डीपली बरीड है, वो काफी अंदर धसे हुए हैं। और जो Ln3+ आयन होता है आपका, Ln3+ आयन कब बनता है? देखिए 6s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हम बाहर निकाल देते हैं। 5d में यदि कोई इलेक्ट्रॉन हो वो भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में जो आपका Ln3+ आयन आता है, Ln3+ आयन में जो 4f के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं n, वो 5s2 और 5p के उनके ऊपर एक कवरिंग होता है, आउटर कवर होता है। यानी कि ये जो है ये शील्डिंग करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए 4f जो ऑर्बिटल है वो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि इनके अंडर कवर होता है वो, है ना? इनका प्रोटेक्शन लेयर होती है 5s2 और 5p इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट है, कोई भी पर्टिकुलर लेंथेनोइड है, उस पर्टिकुलर लेंथेनोइड में जो कॉम्प्लेक्स बनाने का जो टेंडेंसी है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑर्डर में इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे कोई भी ऐसा लेंथेनोइड है जो तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, तो उसका जो +4 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर भी उसी का ज्यादा होगी, उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेंथेनोइड 3+ आयन की हम लोग बात करें तो इसका जो लेंथेनोइड 3+ आयन है ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर मैं हार्ड एसिड का मीनिंग आपको नहीं बताने वाला हूं। आप जो HSAB प्रिंसिपल है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड प्रिंसिपल, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं। तो लेंथेनोइड्स Ln3+ जो आयन है वो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और HSAB प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वो ये कहता है कि हार्ड हार्ड से कंबाइन होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से कंबाइन होता है ना? यानी कि जैसे जैसा जिसकी नेचर है वो उसी के साथ कंबाइन होना पसंद करता है। बहुत सिंपल सी बात है ये, है ना? तो ये हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? आपके Ln3+ एसिड्स, Ln3+ आयंस। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी किसके साथ बनाएंगे? हार्ड बेस लिगेंड्स के साथ बनाएंगे। यानी कि ऐसे लिगेंड जो हार्ड बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे लिगेंड कौन से होते हैं? जिनमें डोनर एटम आपके ऑक्सीजन और फ्लोराइड होता है, फ्लोरीन होता है। यानी कि ये दोनों जो डोनर एटम यदि किसी लिगेंड में है तो वो हार्ड एसिड, हार्ड बेस की तरह व्यवहार करेगा वो लिगेंड, और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ? लेंथेनोइड जो 3+ आयन है उसके साथ। ठीक है। अब लेंथेनोइड 3+ के जितने भी एक्वा कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स मतलब यानी कि जिनमें वाटर लिगेंड हो, वो ज्यादातर 9 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यानी कि उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 9। ठीक है। और जो 9 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी स्ट्रक्चर एकदम फिक्स है, वो है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर होती है। ट्राई कैप्ड
ट्राइगोनल प्रिज्म। अब आप इसको, ये कैसी होती है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, बस इतना सा याद रखो 9 कोऑर्डिनेशन नंबर यदि है तो स्ट्रक्चर आपकी ये फिक्स है, ठीक है। अब इसमें ये एग्जांपल है, देख लो, प्रेसियोडाइमियम का कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर होल्मियम का कॉम्प्लेक्स है, वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जैसा मैंने इशारा कर दिया तीर लगा करके। तो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं, वापस बता देता हूँ, 9 कोऑर्डिनेटेड होते हैं ज्यादातर, ठीक है, Ln3+ के, और स्ट्रक्चर उनकी फिक्स है, ट्राइकेप्ट, ट्राइगोनल और प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस, तो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग आ गए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बताता है, देखिए, टेंडेंसी ऑफ Ln3+ आयन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंक्रीजेस फ्रॉम La to Lu इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि एनहाइड्रस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक। क्यों? क्योंकि लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक हम जाते हैं तो साइज इनकी डिक्रीज होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी एनहाइड्रस मीडियम में, इसलिए ल्यूटीशियम की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर जो है, लेंथेनम टू ल्यूटीशियम जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये देखिए। बट इन एक्वस मीडियम, ये एनहाइड्रस कंडीशन के लिए था जो हमने अभी बात की है। एक्वस मीडियम में क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम, ये डिक्रीज होती है एक्वस मीडियम में, है ना। एनहाइड्रस कंडीशन में इंक्रीज होती है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ हाइड्रेटेड लेंथेनम आयन है ना, हाइड्रेटेड लेंथेनाइड Ln3+ आयन है, वो इंक्रीज होती है, यानी कि यहाँ साइज डिक्रीज हो रही है एनहाइड्रस कंडीशन में, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है La to Lu। यहाँ पर हाइड्रेटेड लेंथेनाइड आयन की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि एक्वस मीडियम में ल्यूटीशियम की जो टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो सबसे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये हाइड्रेटेड होगा और हाइड्रेटेड आयन की साइज, जितना आयन छोटा होता है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है। तो जो Lu3+ है इसकी साइज छोटी है, इसलिए इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो एक्वस मीडियम में इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे कम होती है। यस, अगला पॉइंट नंबर 6, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो Ln3+ आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेंथेनाइड के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये हम बात कर चुके हैं मैग्नेटिक वाले वीडियो में, पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसलिए इनके दो इंपॉर्टेंट, एक तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फैक्ट तो ये है कि पैरामैग्नेटिक नेचर के होने की वजह से एनएमआर से इनकी स्टडी नहीं कर सकते, एनएमआर से इनका कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते कि इसका कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। देखिए, कैरेक्टराइजेशन यूजुअली नॉट पॉसिबल बाय एनएमआर, ठीक है। तो फिर इनके कैरेक्टराइजेशन के लिए क्या यूज लें? इनके कैरेक्टराइजेशन के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज का यूज होता है। बात समझ में आ गई? तो आपको इतना याद रखना है कि लेंथेनॉइड 3+ कॉम्प्लेक्सेस का जो कैरेक्टराइजेशन है वो एनएमआर से पॉसिबल नहीं है, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। यस, अब पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह से होने से इनके दो एप्लीकेशन है वो हो गए, है ना। दो एप्लीकेशन यहाँ पर बन गए। वो एप्लीकेशन क्या है वो फटाफट देखते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स हैज एडवांटेज इन देयर एप्लीकेशन, है ना। इस पैरामैग्नेटिक नेचर का जो इस पॉइंट में हमें नुकसान हुआ है कि भाई एनएमआर से स्टडी नहीं हो सकती, तो यहाँ फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? दो एप्लीकेशन हो गए। कौन से? एक तो ये एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। कौन? लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्स हैं, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और एक ये एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं लेंथेनाइड के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो शिफ्ट रिएजेंट की तो बात हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं, है ना, आने वाले पॉइंट्स में। एमआरआई जो कॉन्ट्रास्ट रिएजेंट है उनको यहाँ समझ लो। एमआरआई तो आप जानते ही हो, है ना। एमआरआई जो मेडिकल में लोग कराते हैं डायग्नोस करने के लिए, डिजीज डायग्नोस करने के लिए, वो एमआरआई जो है उसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट वो होते हैं जो एमआरआई में जो बॉडी पार्ट्स की इमेज आती है उसको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, ज्यादा क्लियर, उसको एनहेंस कर देते हैं। उन कंपाउंड्स को कॉन्ट्रास्ट एजेंट बोलते हैं, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो लेंथेनाइड्स में पैरामैग्नेटिक नेचर होने की वजह से ये एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं। और जीडी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जीडी के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सुटेबल होते हैं एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट के, है ना। तो आप GD3+ याद रखना, ये इसके जो कॉम्प्लेक्स हैं, कई कॉम्प्लेक्स वो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट के रूप में, कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में यूज हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
जो लेंथेनाइड्स हैं आपके वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, किसके साथ? पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। सुन लो, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेबल नहीं होते ज्यादातर। जैसे पाई बॉन्डिंग लिगेंड कार्बोनिल है, साइनाइड है, ये जो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं उन लिगेंड्स के साथ लेंथेनाइड स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, क्योंकि लेंथेनाइड में जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है। बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रुप्स के साथ भी नहीं बनता है ना। उसका भी यही रीजन है, क्योंकि लेंथेनोइड्स बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। यस, कारण तो वही है भाई, 4f ऑर्बिटल अंदर आराम कर रहे हैं बेचारे, है ना। यस, पॉइंट नंबर 8, कॉम्प्लेक्सेस विद, हाँ ये बात देखो बड़ी गजब है, कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट ऑक्सीजन लिगेंड्स। जो ऑक्सीजन के जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, है ना, मोनोडेंटेट ऑक्सीजन लिगेंड्स, वो मच लेस स्टेबल, है ना। यानी कि मोनोडेंटेट डाइडेंटेट तो आप जानते ही हो, तो जो मोनोडेंटेट ऑक्सीजन लिगेंड्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मच लेस स्टेबल, काफी कम स्टेबल होते हैं। किन से? कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड्स, यानी कि ऐसे ऑक्सीजन के लिगेंड्स जो कीलेटिंग लिगेंड है उनके कॉम्प्लेक्स की तुलना में मोनोडेंटेट ऑक्सीजन वाले जो लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्सेस हैं वो काफी कम स्टेबल होते हैं। और ये जो मोनोडेंटेट ऑक्सीजन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्सेस, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट भी हो जाते हैं एंड टेंड टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि बेचारे बहुत कम स्टेबल होते हैं। लेकिन कीलेट ऑक्सीजन वाले जो लिगेंड है ना, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेंथेनाइड के साथ में। अब इतने स्टेबल बनाते हैं कि ये 9 पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड के मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? आर विद कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड्स, यानी कि कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड्स के साथ में लेंथेनाइड के सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। किसके साथ? कीलेटिंग ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स के साथ। ठीक है, अब ये ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं? ऐसे लिगेंड हैं आपके सिट्रिक एसिड, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्जेलिक एसिड, आपका ईडीटीए, आपका एसिटाइल एसीटोन जिसको एसीएसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो 4 लिगेंड हैं जो कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड हैं और इनके लेंथेनाइड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो काफी फेमस है ना, आगे आएंगे। ये पॉइंट नंबर 10, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और पॉइंट नंबर 10 में भी जो अभी हमने देखा है ना, कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड, कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड्स, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आपका जो बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स होते हैं, बीटा डाई कीटोन जो भी होते हैं, बीटा डाई कीटोन वाले जो भी लिगेंड होते हैं वो भी कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड ही होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनका एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो लिगेंड हैं, बीटा डाई कीटोन वाले जो लिगेंड हैं, उनका एप्लीकेशन है। ये देखो क्या एप्लीकेशन है, बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स ऑफ यूरोपियम, पहचान लो भाई, यूरोपियम and presiodium are used as lanthanide shift reagent in NMR spectroscopy। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में lanthanide shift reagent का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो lanthanide shift reagent कौन से होते हैं? यूरोपियम और प्रेसियोडाइमियम के बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सुन लो, बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स ऑफ यूरोपियम एंड प्रेसियोडाइमियम, दे आर यूज्ड एज lanthanide shift reagent in NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो पहले। यहाँ पर यूरोपियम का तीनों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो यूरोपियम के ही दिए हुए हैं। ये लिगेंड्स यहाँ पर डीपीएम है, ये एफओडी है, ये टीएमएचडी है। इनके नाम में आप जाओ मत, ठीक है। इनका एक बार फॉर्मूला देख लो ताकि गलती से आ जाए कि कौन सा लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट, तो आप पहचान सको। ये डीपीएम वाले की स्ट्रक्चर है, ये देखो ये रही। तो ये देखो कीलेटिंग ऑक्सीजन लिगेंड है, दोनों ऑक्सीजन, एक लिगेंड से दो ऑक्सीजन, ये देखो कीलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डीपीएम वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई हुई है, इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट रिएजेंट का काम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जैसे प्रोटीन्स होते हैं, इनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता। कौन सा स्पेक्ट्रा? एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या करते हैं, उसको ईजी बना देते हैं, पीक्स को शिफ्ट कर देते हैं, है ना, स्पेक्ट्रा को रिजोल्व कर देते हैं, पीक्स को शिफ्ट कर देते हैं, और ताकि वो पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। और लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट के बाद में जो पीक की जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी कि पीक को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट। ओके, दीज आर, अगला पॉइंट है, देर आर हार्डली एनी कॉम्प्लेक्सेस विद एन डोनर। ये लो भाई, लेंथेनाइड का यहाँ पर फिक्स है, एन डोनर जो लिगेंड होते हैं ना, नाइट्रोजन डोनर लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनाते हैं। केवल ईएन यानी कि आपका इथाइलिन डाइएमिन और एनसीएस यानी कि
ये आपका जो NCS माइनस लिगेंड है, ये जो दोनों लिगेंड्स हैं, इनके अलावा ये थाइसाइनेटो है, तो इनके अलावा जो लिगेंड है, ठीक है, यानी कि यही वो लिगेंड हैं जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेंथेनाइड के साथ, जो नाइट्रोजन डोनर है। इसके अलावा नाइट्रोजन डोनर के साथ लेंथेनाइड बहुत कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये भी बेचारे क्या हैं कि बन तो जाते हैं लेकिन डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर में, है ना, यानी कि इनका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। एंड डोनर जो भी लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लेंथेनाइड के साथ, उनका वाटर में हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसलिए अब करेंगे क्या भाई, तो एंड डोनर वाले जो लिगेंड्स है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मैं बताता हूँ। तो इसलिए जो एंड डोनर वाले जो लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड है, जैसे एमीन्स है, ठीक है, ये एक्वस मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, क्योंकि एक्वस मीडियम में बनाते ही हाइड्रोलाइसिस होकर के डिकम्पोज हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, नॉन एक्वस मीडियम में इनको बनाया जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि एंड नाइट्रोजन डोनर वाले जो लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन को छोड़ करके और NCS माइनस को छोड़ करके, बाकी के कॉम्प्लेक्स हार्डली होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं, और वाटर में ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। इसलिए नॉन एक्वस मीडियम में नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड है उनके कॉम्प्लेक्स नॉन एक्वस मीडियम में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम में नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जेडीली में लिखा हुआ है इसलिए देख लेते हैं। फ्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेंथेनाइड आर फॉर्म्ड पर्टिकुलरली बाय स्मॉलर आयंस। ये लो, ये कह रहा है कि जो स्मॉलर लेंथेनॉइड्स होते हैं फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स उन्हीं के साथ बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस तो एक्वस मीडिया और कॉन्सेंट्रेट HCl मीडिया दोनों में ही नहीं बनते हैं। लेंथेनाइड्स के जो क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली बहुत कम स्टेबल होते हैं, बनते नहीं हैं, और फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स केवल स्मॉलर लेंथेनाइड आयन के साथ में ही बनते हैं, ठीक है। स्मॉलर का मतलब हो गया जो ल्यूटीशियम की तरफ वाले आयन है, लास्ट वाले आयन है उनके साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई, ये जो क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके साथ, एक्टिनाइड के साथ। कैसे, एक्टिनाइड है ना जो स्टेबल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक्वस मीडिया में, लेंथेनाइड स्टेबल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं एक्वस मीडिया में। ये डिफरेंस है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, जेडीली में लिखा हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। यस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया है। इसी से क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर बिलो 6 आर अनकॉमन। वो अनकॉमन है, ठीक है। बिलो 6 यानी कि 6 से कम कोऑर्डिनेशन नंबर होता नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। और वो होता किसके साथ है, ओनली विद बल्की लिगेंड, यानी कि बल्की यानी कि बड़े बड़े जो लिगेंड है, भारी लिगेंड है ना, बड़ी स्ट्रक्चर वाले लिगेंड के साथ ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। बल्की लिगेंड देखो ये है, एक तो 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल और एक है आपका ये वाला लिगेंड, तो ये बल्की लिगेंड है, इन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं लेंथेनाइड के, अदरवाइज ये बेचारा 6 से कम कोऑर्डिनेशन नंबर अनकॉमन होता है, ठीक है। लेंथेनाइड्स में नहीं होते इसके कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आप जानते हो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, वो यहाँ नहीं है लेंथेनाइड में, ये कॉमन नहीं है भाई। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें कॉमन होता है, वो यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेस का, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है इनका 7, 8 और 9। ये लो भाई सुन लो, लेंथेनाइड के कॉम्प्लेक्सेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा जिसके कॉम्प्लेक्स होते हैं 7, 8 और 9 है, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब क्या इससे ज्यादा नहीं होता, 9 से ज्यादा नहीं, इनके कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 9 से भी ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ होता है वो सुन लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 एंड 12 अकर विद लार्जर लेंथेनाइड्स। लार्जर लेंथेनाइड कौन होते हैं, शुरू वाले लेंथेनाइड, है ना, जानते हो ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बाद वाले छोटे होते हैं, शुरू वाले बड़े होते हैं, ठीक है। तो शुरू वाले जो लेंथेनाइड्स हैं वो लार्जर लेंथेनाइड हैं, वही लाइटर लेंथेनाइड है, हल्के लेंथेनाइड भी वही है क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है, स्टार्टिंग लेंथेनाइड भी वही है, ठीक है। तो जो इनके साथ 10 और 12 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है सुन लो, ये भी कब बनाते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स, जब स्मॉल कीलेटिंग लिगेंड हो। स्मॉल कीलेटिंग लिगेंड कौन से हैं, देख लो, नाइट्रेट NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। ये लो भाई, ये स्मॉल कीलेटिंग लिगेंड है, इनके साथ जो लार्जर लेंथेनाइड्स हैं, है ना, शुरू वाले लेंथेनाइड्स हैं, वो स्मॉल कीलेटिंग लिगेंड के साथ में 10 और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये 3rd नंबर और 4th नंबर स्पेशली याद रखना है, ठीक है। अब
अब जेडीली से ही मैंने एक पैरा ले लिया, जेडीली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो CE4+ का इन्होंने स्पेशल जिक्र किया है, एक कॉम्प्लेक्स बताया इन्होंने CE4 का कौन सा कॉम्प्लेक्स बताया है, ये इन्होंने बताया है इसका नाइट्रेट के साथ में CeNO3 6, यानी कि आपके नाइट्रेट कितने लिगेंड है, 6 है ना। ये कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट N2O4 में बनाते हैं। ये पॉइंट नोट कर लो भाई, इस कॉम्प्लेक्स CE का जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा, CeNO3 और होल 6, ठीक है, और ऊपर चार्ज है इसका 2-, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ कैसे किस में बनता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट N2O4 में बनता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और ईच NO3-, यानी कि जो प्रत्येक जो नाइट्रेट आयन है वो यूजेस 2 ऑक्सीजन एटम्स टू कोऑर्डिनेट द मेटल, यानी कि जो आपका जो प्रत्येक जो क्या बोलते हैं नाइट्रेट आयन है वो अपने दोनों 2 ऑक्सीजन की हेल्प से मेटल के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की स्टोरी है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि जेडीली में इसके लिए लिख दिया गया है, इसलिए पूछा गया है। ये वो टेबल है जेडीली की जिसमें लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्स की समरी दी हुई है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेकर के आप देखिए 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल हैं, उनकी शेप दी हुई है, और इसी टेबल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको इस टेबल को जरूर देखकर जाना है, एक एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर समझ करके जाना है, ठीक है। जैसे ये ल्यूटीशियम है, ल्यूटीशियम का ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और स्ट्रक्चर जब 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, सबको पता है। ये सीरियम 4 का कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लोरीन देखिए कितने हैं, 6 क्लोरीन बॉन्डेड है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर NCS बॉन्डेड है इर्बियम के साथ में, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सी स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। अब स्टार्ट होता है जो इसके 7, 8 और 9 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, जो ऐसा मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 7 का एग्जांपल ये है, इट्रियम का ये कॉम्प्लेक्स है एसिटाइल एसीटोनेट के साथ में, ये यहाँ पर 3 है, इसका नंबर लिगेंड का AC का और H2O है, ठीक है। तो एसिटाइल एसीटोनेट तो बाइडेंटेट है ना, बाइडेंटेट ऑक्सीजन कीलेटिंग लिगेंड है एसिटाइल एसीटोनेट। तो इसके 3 लिगेंड बाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो इसकी वजह से, एक H2O की वजह से, तो 7 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो स्ट्रक्चर फिक्स है, मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है किसमें, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ओके। अब 8 कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो भाई, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर ये देख लो, लेंथेनम का कॉम्प्लेक्स है, AC यहाँ पर 3 हो गए और H2O के 2 हो गए, तो हो गए 8, ठीक है। 8 कोऑर्डिनेशन वालों की स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म, देख लो भाई, पहचान लो, 7 वालों की ये है, 8 वालों की स्क्वायर एंटी प्रिज्म है, ठीक है। अब 8 में सीरियम का भी एक कॉम्प्लेक्स है, सीरियम का देख लो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाला है, और इसमें AC के 4 जो लिगेंड है वो बॉन्डेड है सीरियम से, है ना। एक यूरोपियम का है, इसमें AC के 3 हैं, और फिनेंथ्रोलिन इसके जो है वो एक फिनोल्थ्रेलिन बॉन्डेड है, वो भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो यूरोपियम, सीरियम, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको ध्यान में रख करके जाने हैं, इनको समझ करके जाना है। यहाँ पर होल्मियम का एक कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोलोनेट, इसमें लिगेंड है, जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड का नंबर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। और इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है, इसकी स्ट्रक्चर डोडेकाहेड्रल है। ये ध्यान रखना आप लोग कि 8 वाला जो स्ट्रक्चर है, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, वो स्क्वायर एंटीप्रिज्म होना चाहिए, लेकिन इसकी अलग है, ये होल्मियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा अलग है, अपवाद है, इसको ध्यान में रखना। अब जो 9 वाला 9 कोऑर्डिनेशन नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है, अभी हमने देखा था 9 कोऑर्डिनेशन जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है वो 9 कोऑर्डिनेटेड बनता है, और ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ये हमने देखा हुआ है। 10 वाले की कोई स्ट्रक्चर नहीं बताई हुई, इन्होंने बोला है 10 वाले की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, कोई नाम नहीं दिया इन्होंने। ये सीरियम का कॉम्प्लेक्स है, 10 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हुए देख लो, NO3 बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, इसका नंबर 4 है, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड, तो 8 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यहाँ से हो गए, और ये 2 लिगेंड ये वाले हैं, तो टोटल 10 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। अब NO3 हमेशा ध्यान रखना बाइडेंटेट लिगेंड का काम
काम करता है, 2 ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये मेटल से बॉन्ड बनाता है। 12 जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, इकोसाहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है, इसको याद कर लेना, रट लेना ये स्ट्रक्चर लिख करके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। और सीरियम का वो जो कॉम्प्लेक्स जिसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं वही यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है, जिसमें नाइट्रेट के कितने लिगेंड है 6, और एक नाइट्रेट 2 बॉन्ड बनाता है 2 ऑक्सीजन के थ्रू, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ईच NO3 इज बाइडेंटेट, ये देख लो पढ़ लो अच्छी तरह से, इकोसाहेड्रल और ईच NO3 इज बाइडेंटेट। अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने बताई है वो याद रखना, नॉन एक्वस N2O4 सॉल्वेंट में यही कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ऊपर जेडीली में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो रिंग है लिगेंड है उसके भी कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे ये लेंथेनाइड्स के साथ कॉमन फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले के भी बनते हैं, इस फॉर्मूले के भी बनते हैं, है ना। और लेकिन ये बनते तो हैं लेकिन सेंसिटिव टू वाटर एंड एयर, स्टेबल थोड़े से कम होते हैं, वाटर और एयर के लिए सेंसिटिव होते हैं, किसके, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड्स के जो लिगेंड्स हैं वो लेंथेनाइड के साथ में। तो ये फैक्ट है, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, एक गलत कथन बताओ सही स्टेटमेंट बताओ, उसमें ये यूज हो सकता है, इसलिए जरा बच के रहना। अब ये हमने जो आपको दिख रहा है वो हाउस क्राफ्ट से हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, हालांकि हमारे सारे क्वेश्चन जेडीली से आ रहे हैं लेकिन फिर भी हाउस क्राफ्ट में कॉम्प्लेक्सेस काफी ज्यादा दिए हुए हैं। तो 11 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर नहीं है टेबल में, तो 11 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स भी हाउस क्राफ्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, 11 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इसके अलावा एक लिगेंड जो उन्होंने यूज नहीं किया है वो है आपके क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए सीरियम का क्राउन ईथर्स के साथ कॉम्प्लेक्स, है ना, ये लेंथेनम का क्राउन ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स, ये यूरोपियम का क्राउन ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स। अब क्राउन ईथर के कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये सीरियम का हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें जो क्राउन ईथर है वो कौन सा है, 15 क्राउन 5 है, ये वाला क्राउन ईथर है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 15 तो जो क्राउन ईथर में जो रिंग है 15 तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम है और 5 उसमें ऑक्सीजन है, 5 क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ही डोनर एटम का काम कर रहा है क्राउन ईथर में, तो जितने ऑक्सीजन है उतना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया था हमने, ये वाला, इसमें कितना है 15 क्राउन 5 है, यानी कि 5 ऑक्सीजन डोनर एटम है तो 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यहाँ से हो गए, और NO3 के कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है। तो और वो बाइडेंटेट है, ये देखो 2 ऑक्सीजन दिखा रखे हैं ना बाइडेंटेट, तो NO3 की वजह से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और क्राउन ईथर की वजह से 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल हो गया 11 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्राउन ईथर वाले में ये ध्यान रखना है कि ये जो क्राउन ईथर के बाद में 18 क्राउन 6 है तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, है ना, और NO3 यहाँ पर लिगेंड 2 है तो इसकी वजह से 4 बनेंगे, तो ये 10 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, CN कितना होना चाहिए 10, इसमें CN है 6+4, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्राउन ईथर में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है इसको जरा ध्यान रखना। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फर्स्ट ग्रेड में। ये वही कॉम्प्लेक्स, अभी जेडीली में ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया, पैराग्राफ में भी लिख दिया, टेबल में भी लिख दिया, उसी के पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स में NO3 द्वारा उपसंय संयोजन में काम आने वाली ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, यानी कि एक जो NO3 है, प्रत्येक NO3 वो कितने ऑक्सीजन एटम से धातु के साथ उपसंय संयोजक बंध बना रहा है। तो हम जानते हैं ये बाइडेंटेट का काम कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, NO3 जो माइनस है वो, और ये बाइडेंटेट का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। और ये कहाँ से पूछा मैं बता देता हूँ, इन्होंने ये जो टेबल से पूछा, ये देखो ईच NO3 इज बाइडेंटेट, एक प्रत्येक NO3 है, यही कॉम्प्लेक्स है, टेबल में जो दिया हुआ है वो ईच NO3 इज बाइडेंटेट, इस टेबल से ये क्वेश्चन आया है। इस टेबल को हम थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर दिख जाए। हट जाओ भाई, सारे के सारे हटेंगे, अभी हटेंगे, यस ये हट गए हैं आपके सामने, और ये लो, ठीक है। अब चलते हैं वापस, यस ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन 2018 में शेप ऑफ, ये लो भाई, इस कॉम्प्लेक्स की शेप पूछी। अब आप सोचोगे ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया है, जरा देख लो। सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ में ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें एसिटाइल एसीटोनेट लिगेंड का नंबर 4 है। जरा चलते हैं टेबल में है क्या, ये देखते हैं फटाफट। सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ में कॉम्प्लेक्स, यस ये रहा भाई, सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स, इसकी स्ट्रक्चर और ये सारा इन्होंने पूछ लिया। अब इसमें क्या पूछा इन्होंने, स्ट्रक्चर पूछिए, तो स्क्वायर स्ट्रक्चर होती है एट कोऑर्डिनेशन नंबर, और एट कोऑर्डिनेशन की हमें पता है स्क्वायर एंटी प्रिज्म होती है।
है ना। ये 4 की 6 की ऑक्टाहेड्रल, ये 7 की मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म, 8 की स्क्वायर एंटी प्रिज्म, एक अपवाद है 9 की आपकी ट्राइकैप ट्राइगोनल, 10 की कोई स्ट्रक्चर नहीं दी, कॉम्प्लेक्स बता दिया, 11 की कोई स्ट्रक्चर नहीं दी और 12 की इकोसाहेड्रल दी है ना, ये याद रखना आप लोग। तो ये इसमें स्क्वायर एंटी प्रिज्म आएगी। टेबल से क्वेश्चन आया है, ये टेबल हमने जेडीली से ली है, ठीक है। तो ये जेडीली से आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर एंटी प्रिज्म नंबर 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसने जो टेबल देख के गया वो क्वेश्चन कर सकता है, इसके अलावा मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन करने का। यस, निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड आयन ईडीटीए के साथ प्रबलतम संकुल बनाता है। अब देखो भाई, हमने बात करी हुई है कि एनहाइड्रस कंडीशन में La3 से लेकर के Lu3+ तक जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ल्यूटीशियम सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 हो गया। आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। यस, फर्स्ट ग्रेड 2015 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, वापस वही कॉम्प्लेक्स देखो, सीरियम का NO3 के साथ 6 वाला कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है भाई, एक जो NO3 है वो बाइडेंटेड है, तो 6 NO3 है, तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। आंसर नंबर 4, टेबल जेडीली की जो टेबल है अभी हमने बात की है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड 2015 का है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, है ना, यूज्ड एज लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट। ये बोल रहा है बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स कौन से लेंथेनाइड के बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्स लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज होते हैं। तो आपको पता है दो वहां एग्जांपल लिखे हुए थे, यूरोपियम 3+ और प्रेसियोडाइमियम 3+, केवल इन दो के ही कॉम्प्लेक्स लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट में यूज हो रहे हैं, है ना। ये कह रही है हमारी कौन सी बुक, जेडीली। तो यहां से यूरोपियम और प्रेसियोडाइमियम, ये रहा भाई प्रेसियोडाइमियम, नंबर 2 इसका आंसर है ना। तो जो लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट वाला पॉइंट है उसको एक बार फिर से देख लेना। अब हम आ गए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर किसका, एक्टिनाइड्स का। बहुत इजी है एक्टिनाइड्स में, देखो पहली बात तो यह है कि दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना। किसके कंपैरिजन में, लेंथेनाइड के कंपैरिजन में इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनमें देखो हायर तो चार्ज होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो हायर चार्ज डेंसिटी होती है इनमें। स्मॉलर इनकी साइज होती है, लेंथेनाइड से छोटी साइज होती है इनकी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके वेरिएशन है, दे कैन अचीव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है किनसे, लेंथेनाइड से। एक्टिनाइड के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बैक बॉन्डिंग भी शो करते हैं एक्टिनाइड्स अपने कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कि जो पाई डोनेटिंग लिगेंड है उनसे ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो 5f ऑर्बिटल हैं दे आर एक्सटेंडेड इन स्पेस, वो वही फैले हुए हैं, बाहर तक आए हुए हैं सरफेस तक, और वो इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड से और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 4f ऑर्बिटल अंदर बैठे हुए हैं, 5f ऑर्बिटल बाहर तक आए हुए हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए ये जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड है आपके, है ना, उनके साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये भी डिफरेंस है लेंथेनाइड के साथ में, ठीक है। अब आप जानते हैं यूरेनियम के जो बाद वाले जो लेंथेनाइड्स हैं, सॉरी एक्टिनाइड्स हैं, उनको तो हम लोग ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं, और वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव हैं, है ना। और उनके जो स्टडी है वो प्रॉपर अभी तक हुई नहीं है, चल रही है, लेकिन बुक्स में रिपोर्टेड भी है, नई जो बुक्स है उनमें काफी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जेडीली के हिसाब से हमें यहाँ चलना है। जेडीली कह रही है, जेडीली में ज्यादातर थोरियम और यूरेनियम के ही कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सारा हम डेटा यहाँ पर ले नहीं सकते, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिया है। कुछ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स लिए हैं किसके, थोरियम के। तो थोरियम का पहले देख लेते हैं। थोरियम के ये जो जेडीली की टेबल है इसमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, एक ऑक्जेलेट के साथ में, एक फ्लोराइड के साथ में, एक नाइट्रेट के साथ में। नाइट्रेट वाला तो वैसा का वैसा ही है जैसा आपका सीरियम वाला जो कॉम्प्लेक्स आपने देखा था ना अभी, सीरियम NO3 6 वाला, ठीक है, वैसा का वैसा ही है। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इकोसा हाइड्रल स्ट्रक्चर है, और NO3 ग्रुप्स क्या है, बाइडेंटेट हैं, ठीक है, सेम है ये। तो ये जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है MgTH, थोरियम का नाइट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स, ये जरा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये आया नहीं है, आ सकता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स थोरियम का फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है, और इसकी स्ट्रक्चर ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म होती है। अब 9 की स्ट्रक्चर तो हम बात कर चुके हैं, फिक्स है, 9 की स्ट्रक्चर ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म ही होती है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है यदि आपने वो टेबल याद कर ली तो, ठीक है। 8 की भी स्ट्रक्चर ये देख लो, स्क्वायर एंटीप्रिज्म है ना। तो ये वाला जो थोरियम का कॉम्प्लेक्स है ये भी देख के चले जाना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, क्योंकि ऑक्जेलेट देखो 4 है, एक ऑक्जेलेट बाइडेंटेट होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, स्क्वायर एंटीप्रिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर 9 वाले की स्ट्रक्चर होगी ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। अब 9 वाले में एक खास बात है जिसको मैंने यहाँ गोला कर दिया, शेयरिंग टू एजेस टू गिव इनफाइनाइट चेन, यानी कि जो 9 वाला, यानी कि ये जो बीच वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जिसको मैं गोला कर रहा हूँ फ्लोराइड आयन के साथ में, ये क्या है कि इनफाइनाइट चेन्स बनाता है, और वो चेन्स
में ये दो जो एजेज हैं, शेयरिंग टू एजेज, है ना, दोनों ऑपोजिट जो कॉर्नर हैं वो शेयर होते हैं और इनफाइनाइट चेन्स बनती हैं। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, कॉर्नर की शेयरिंग से चेन्स बनती हैं भाई, कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे, गलती से क्वेश्चन आ गया तो। वो थे थोरियम के। अब हम यूरेनियम के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो देखने वाले हैं। यूरेनियम का जो एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसको जेडीली में अच्छी तरह से बताया हुआ है बाकायदा डायग्राम बना करके, वो आपका यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट है। तो यूरेनियम का कोई भी आया एक्टिनाइड का कॉम्प्लेक्स तो एक थोरियम की टेबल से आएगा या फिर यूरेनियम का ये कॉम्प्लेक्स आएगा जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट, ये देखो UO2NO3 2H2O। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें एक यूरेनिल कैटायन है। कौन सा यूरेनिल कैटायन है? ये देखो, ये रहा। ये यूरेनिल कैटायन को हम इस तरह से भी लिखते हैं UO2 2+। ठीक है, ये ऑक्सो कैटायन है किसका? यूरेनियम का। ये इसको बोलते हैं यूरेनिल आयन, ये होता है इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आपका यूरेनिल कैटायन है वो तो होता है परपेंडिकुलर। ये देखो, ये यूरेनिल कैटायन है आपका, बोला मैंने किया, ये यूरेनिल कैटायन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके? हेक्सागोन के। हेक्सागोन कहां पर है अभी बताता हूं। ये देखो 6 ऑक्सीजन का ये हेक्सागोनल बना हुआ है। ये देखो, ये मैंने बनाया है, और ये नहीं, यहां से इसको मिटाना पड़ेगा, ये कनेक्शन इधर हो रहा है। ये देखो, ये लो, ये एक हेक्सागोनल मैंने बना दिया। ठीक है, इस हेक्सागोनल, ये तो प्लेन में है और ये यूरेनिल कैटायन इसके परपेंडिकुलर है। ये रहा यूरेनिल कैटायन, याद रखना भाई, है ना, यूरेनिल कैटायन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यूरेनिल कैटायन ये वाला, ये और इस पे चार्ज है 2+। ठीक है, ओके। अब इसमें जो 6 ऑक्सीजन है उसमें से 6 ऑक्सीजन में देख लो 4 ऑक्सीजन तो नाइट्रेट से आ रहे हैं। ये देखो, 4, 2 ऑक्सीजन इस नाइट्रेट से आ रहे हैं, और जो 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं वो H2O से आ रहे हैं। ये देखो, ये आपको याद रखना है ना। क्यों? क्योंकि ये जेडीली में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, ये तो होता है लीनियर यूरेनिल ग्रुप परपेंडिकुलर टू द हेक्सागोन ऑफ 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन का जो हेक्सागोन है उसके परपेंडिकुलर होता है। 6 ऑक्सीजन में से 4 फ्रॉम 2 बाइडेंटेट NO3, दो जो बाइडेंटेट NO3 हैं उनसे 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, और 2 फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये 2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। तो इस तरह से यूरेनिल नाइट्रेट डाइहाइड्रेट जो यूरेनियम का कॉम्प्लेक्स है जिसको जेडीली में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। थोरियम के कॉम्प्लेक्सेस की ये टेबल है, इसमें से आप वापस देख लीजिए, ये जो लास्ट वाला MgTH और NO3 के साथ 6 वाला कॉम्प्लेक्स है, इसी को इन्होंने 2015 में पूछा हुआ है। ये देख लो, आपको विश्वास नहीं होता है तो फर्स्ट ग्रेड 2015, इसी टेबल से इन्होंने क्वेश्चन लिया है ना। और ये जो है इसकी क्या पूछी? शेप पूछी। अब ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो भाई 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया, इकोसाहेड्रल होता है। ठीक है, ये तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्ट्रक्चर है, स्क्वायर एंटीप्रिज्म ये नहीं होता, इसकी स्ट्रक्चर है इकोसाहेड्रल। जेडीली में से जो टेबल दी हुई है ना, उन्हीं में से आज तक आए हुए क्वेश्चन है। टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कैसे याद करनी है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी बाकायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नई यूनिट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।